शुरुआत मनीष जी मैं आपके साथ में करूंगी। देखिए बंगाल के अंदर जिस तरीके की ये घटना बढ़ी है और इस घटना के बाद आपका रिएक्शन क्या है सर? पहला देखिए, बंगाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कश्मीर था, उसी पैटर्न पर जा रहा है। जिस तरीके से लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बाहर से बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं और वहाँ का जो डेमोग्राफी सिस्टम वो खराब हो रहा है। ममता बनर्जी जिस तरीके से प्रेशर दे रही है वोटों की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिसका नतीजा सामने है। जैसे ही लोगों के नाम निकल के आएंगे अपराधियों के, और स्पष्ट हो जाएगा कि टीएमसी कैसे कैसे लोगों को सपोर्ट करती आई है, चाहे वो शाहजहां शेख हो या कोई और हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या जबरन धमकाना वसूली का मामला हो या कट मनी का मामला हो या हाथों को काटने का मामला हो। ये सब चीजें बंगाल से निकल कर आती हैं और ममता बनर्जी इसके पीछे साफ साफ खड़ी नजर आती हैं। तो मनीष जी, मैं समझता हूँ नहीं बीच में नहीं बोलेंगे आप, सॉरी। मैं आपसे सवाल लास्ट में पूछ लूंगा, लास्ट में पूछ लूंगा। जो पूछेंगे एंकर पूछेंगे, ये उनकी परमिशन। मैं एक सवाल मैं उठ के चला जाऊंगा यहाँ से। आप कह रहे हैं कि बंगाल में लड़ क्यों नहीं रहे? मैं जवाब दूंगा। कश्मीर में लड़ क्यों नहीं रहे? आपका कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है कश्मीर में, और कश्मीर में कहते काम है। आप तुलना करते हैं बंगाल से, और कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रहा है और बंगाल में चुनाव लड़ रहा है। यही तो सवाल है कि आप दोनों की तुलना कश्मीर से कर दिए बंगाल को। वाह रे वाह, क्या बात है। ठीक है, हमारे भी कुछ मेहमान जो है वो रह गए थे, उनको भी एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। डॉक्टर अपूर्वा सिंह हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, बहुत स्वागत है अपूर्वा जी आपका। सुनील शर्मा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। हर्ष रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुप्रिया पटेल प्रवक्ता हैं जेडीयू की, जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। अभिषेक बाजपेयी प्रवक्ता सपा के, राजेंद्र यादव बीकेएस यानी कि भारतीय किसान यूनियन से। देखिए बहस की शुरुआत ही बहुत गर्मा गर्म हो गई है और उसको शांत करने के लिए धीरज की ज़रूरत है, तो प्रोफेसर धीरज जी आपके पास आते हैं सर। देखिए प्लीज़ ये सभी से मेरा निवेदन है कि बहुत ही शांति के साथ हम बात करें, ताकि जनता जो हमें सुन पा रही है वो उसके जहन में भी चीज़ें क्लैरिफाई होती जाएँ। धीरज जी, जिस तरीके की ये घटना घटित हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर, मनीष जी कह रहे हैं साफ तौर पर कि जब जो तमाम आरोपी हैं उनका नाम उजागर होगा तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि चरण दर चरण जैसे ही इलेक्शन आगे बढ़ते हैं, बार बार बंगाली क्यों? देखिए, बंगाल हमेशा से एक विरोध की राजनीति का केंद्र बना, और उसमें खास करके जिस तरह से वहां पे एक संवैधानिक व्यवस्था को भी चुनौती देने का काम कर दिया, इस तरह के कदम उठाए वहाँ की मुख्यमंत्री ने, तो ये हमेशा से एक कंटेस्टेशन का बहुत बड़ा बैटलफील्ड है, जो कि अपने आप में हमेशा, देखिए चुनाव का जो मॉडल्स ऑपरेंडी अभी चल रहा है, वो उन्होंने सीपीएम के मॉडल्स ऑपरेंडी से काम करना चालू किया, कि इसी कारण से आप देखिए कि वोट देने से रोकने की जो कोशिश वो हो रही है। अब हिंसा यहाँ के, चूंकि आप देखिए कंटेस्टेशन जहाँ होगा, जहाँ मेजोरिटी जो है वो तृणमूल कांग्रेस की है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके विपक्ष के खिलाफ इस तरह की हिंसा और इस तरह से वोट में व्यवधान की स्थिति जो उत्पन्न की जा रही है, वो उस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। और ये पूरा जो बंगाल में इस तरह की चीजें को लेकर के बहुत ज्यादा घटनाएं घटने की संभावना है, क्योंकि इस तरह की हिंसा इस तरह के संदर्भ में लाजमी। मेरे हिसाब से घटनाएं और भी हैं जो हाईलाइट हो रही हैं, वो खबर सामने आ रही है। पूरे बंगाल की स्थिति ऐसी है जो नहीं, बंगाल में देखिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए एक तरफ डेमोग्राफिक कंपोजिशन जो है, जिसमें कि आप बांग्लादेश से, और जो मुस्लिम ओरिएंटेड अपीजमेंट की जो पॉलिसी है तृणमूल कांग्रेस की, और उसको लेकर ही वो अपने आधार वोट बैंक को लेकर के ही आगे बढ़ना चाह रही हैं। और ऐसे संदर्भ में राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, और वहाँ पे सीएए का मुद्दा, और उससे जो है सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा एक दूसरे से विपरीत ऐसे माहौल एक खड़ा कर रही है, जिससे लग रहा है कि कभी भी एक विस्फोटक स्थिति हो सकती है, क्योंकि ये सारे मुद्दे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। और इसीलिए इस तरह के वोलेटाइल जो संघर्ष है उसको आप देखेंगे इस संदर्भ में चुनाव के चरण में। जी हाँ, चलिए हर्ष जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बंगाल में अगर हम देखें वोट प्रतिशत भी सबसे ज्यादा रहता है,
पूरी अग्रेसिव तरीके से यहाँ पर वोटिंग होती है। लेकिन फिलहाल ये जो खबर आई है कि वोट देने से रोक दिया गया है बहुत सारे लोगों को, और ये आरोप लगा है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। हर्ष जी, देखिए, बंगाल की राजनीति को समझने के लिए वहाँ की जो सामाजिक और राजनीतिक संरचना है और वहाँ की जो सोसाइटी है, जिस तरीके के लेबर वहाँ है, हर्ष जी, आपको जैसे यहाँ लोग पर हैं, कुछ सेकंड्स के लिए मैं रोकना चाहूंगी। अमौसी एयरपोर्ट की इस समय तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जिसमें अमौसी एयरपोर्ट यानी कि जिसको चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट भी कहा जाता है, वहां से निकलते हुए राहुल गांधी की ये तस्वीरें। अब वो सीधे रायबरेली का रुख करेंगे। रायबरेली मौजूदा समय में राहुल गांधी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। गांधी परिवार का अमेठी के बाद दूसरा मजबूत किला, लेकिन मुकाबला इस बार नेक टू नेक है। जी हर्ष जी, अपनी बात पूरी करिए। ये बंगाल की बात कर रहे थे आप। बंगाल को समझने के लिए जरा वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को समझना होगा। आप पिछले 40 वर्षों के, 50 वर्षों के अगर बंगाल के चुनाव को देखें तो वहां पर ऐसा नहीं रहा है कि बहुत ही शांतिप्रिय चुनाव हुए हैं। खास करके जब तक सीपीएम वहां थी और ममता बनर्जी उभर रही थी, उस वक्त भी दोनों पार्टियों के बीच का, लेफ्ट के और कांग्रेस के या तृणमूल कांग्रेस के बीच के क्लैशेस अक्सर बड़े खूनी संघर्ष में तब्दील होते थे। मैंने बड़े नजदीक से देखा है। तो बंगाल कोई अपवाद नहीं है। अगर आप उसके अनुपातिक अनुमान लगाएं और आंकड़ों पर देखें तो हाल के वर्षों में ऐसी चीजें कम हुई हैं। और इसका जवाब जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें तय कर रहा था तभी दे चुका है। देखिए, 3 राज्य ऐसे हैं जहां 7 चरणों में मतदान है। उत्तर प्रदेश के बाद थोड़े के वहां सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। लेकिन आप देखें, पश्चिम बंगाल में भी 7 के 7 चरण में चुनाव रखे गए हैं। इसकी क्या वजह है? ये चुनाव आयोग इसको अच्छी तरीके से जानता था कि वहां किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। इसी वजह से वहां 7 चरणों में चुनाव है। और आप देखें कि वहाँ का लेबर क्लास होता है, वहाँ लोग दिहाड़ी पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। वहाँ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो औसत आय है, जिसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, उस स्टेज का बहुत कम है। तो वहाँ लोगों की आदत बीच में निकलने की है। अगर ये बाकी शहरों से आप देखेंगे, मुंबई शहर में खास तौर पर, तो वहाँ लोग निकलते नहीं है छुट्टियों के दिन। इसी वजह से ये किसान में भी जो आप आंकड़े देख रहे हैं, वो शहरों के हिसाब से देख रहे हैं, किसान हमेशा ज्यादा रहेगा। लेकिन ये है, अभी भी वहां पर बहुत सख्ती की जरूरत है ताकि जो घटनाएं हो रही हैं, तृणमूल कांग्रेस की ओर से हो या किसी और पार्टी की ओर से हो, ऐसा न हो। लोगों को निर्भीक और स्वतंत्र मतदान करके देना चाहिए। और आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने पिछले 2-3 दिनों में किस तरीके की सख्ती अपनाई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश वोटिंग कैंसिल करने को लेकर हो, एक लोकसभा क्षेत्र के कुछ बूथों पर, या बाकी चीजों पर लोगों को नोटिस भेजने का हो। इलेक्शन कमीशन काफी सख्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में भी वो काफी सख्ती अभी दिखाएगा। ठीक है सर, तस्वीरें चूंकि अब राहुल गांधी की दिखा रहे थे, इसलिए बात कर लेते एक बार उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। पिछली दफा 2019 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा था। सुनील शर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। सुनील जी, कैसे देख रहे हैं इस बार की लड़ाई? देखिए, इस बार बहुत ही स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने एक मानस बना लिया है कि वो क्योंकि उन्होंने लगातार एक एट्रोशियस सरकार देखी, एक ऐसी सरकार देखी जहां जनता की कोई सुनवाई नहीं, किसानों की सुनवाई नहीं, युवाओं के लिए भी अपने रोजगार की बहुत बड़ी समस्याएं रही हैं। महंगाई ने देखा, आपने गैस को किस दिन गैस ऊपर चली गई है, तो उसको लेकर जनता के अंदर जनता ने बिल्कुल तैयार कर लिया है, मानस बना लिया है। और आपको स्पष्ट दिखेगा 4 तारीख को। हालांकि प्रेडिक्टिव बात है, पर मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाह रहा हूँ कि नतीजे बहुत चौंकाने वाले आएंगे। और भाजपा जो मंसूबे पाल के बैठी है, वो जो आप ये बात कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने 150 और सुनील जी, नतीजे चौंकाने वाले तो आएंगे, लेकिन किसके लिए? निस्संदेह भाजपा के लिए चौंकाने वाले आएंगे। या आपको बता देता हूँ, और ये बोखलाहट जो प्रधानमंत्री के भाषणों के अंदर पहले चरण की डिप के बाद जो बोखलाहट दिखी है, जो अनर्गल उन्होंने बात करना दिखा, वो भी इस बात का इंडिकेशन है कि भाजपा का जो वोटर है वो बूथ पर नहीं जा रहा है। और भाजपा का जो वोटर है उसके अंदर एक घोर निराशा आ गई है, उसके अंदर एक हताशा आ गई है कि शायद उसकी कोई वहां पे वक्त नहीं बची है। और इसी का नतीजा है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बहुत एक ऐसे परिणाम आएंगे जिसके बारे में कोई भी राजनीतिक विश्लेषक आज नहीं सोच सकता। मैं एक बात कह रहा हूँ भी, पंजाब के एक नेता सुखपाल खेरा ने कहा
कि पंजाब में सिस्टम ये होना चाहिए, कोई बाहर का व्यक्ति यूपी बिहार से जो आ रहा है वो जमीन ना खरीद सके। हम समझ रहे हैं ये देश को तोड़ने की साजिश हो रही है और इसमें कांग्रेस नेताओं का रोल साफ नजर आ रहा है। ऐसी राजनीति आप कर रहे हैं, ऐसी राजनीति आप कर रहे हैं। देश देश यही मोहब्बत की दुकान है आपकी, कांग्रेस ने जितना यही मोहब्बत की दुकान है आपकी। महाराष्ट्र को अलग तोड़ दो, पंजाब को अलग कर दो, यही राजनीति आपकी। आप क्या कहते हैं सुखपाल खेरा के बयान पर बताइए, आप सुखपाल खेरा के बयान पर क्या कहते हैं? अरे जो आज तक तिरंगा नहीं फहरा रहे थे कुछ दिन अरे सुखपाल खेरा के बयान पर आप क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यूपी बिहार के लोगों को नहीं आने देंगे। यूपी के लोग सुन लें, बिहार के लोग सुन लें कि आप पंजाब में घुस नहीं पाएंगे और जो वक्त आया है वही छोड़ के आना पड़ेगा। अच्छा है ना, हम तो अपना हम चाहते भी नहीं है बिहार यूपी वाले कि हम जाके पंजाब में काम करें। अच्छा है, हमारा रोजगार यदि परशुराम जी अच्छा करते हैं तो बढ़िया वही रुकेंगे, क्या दिक्कत है? आप जिस बात कर रहे हैं कि कौन है ये पंजाब का नेता, कौन वो है जो चारा चोर का दोस्त है, चारा चोर है, आप का उसको दोस्त है। खामोखा हवा दे रहे हैं। कोई चारा चोर हाई कोर्ट द्वारा गुनाहगार साबित, कोई भी नेता कुछ भी बोल दे वो कांग्रेस की बयान होगी क्या? एरा खेरा नत्थू खेरा कोई भी कुछ भी बोल दे। भाई साहब कह रहे हैं कि राम का मुद्दा, पता है मेन थाली से जो मुद्दा है, आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी वाले भटका रहे हैं? क्या मुद्दा बेरोजगारी नहीं है? क्या मुद्दा महंगाई नहीं है? आप कहते हैं राम के मंदिर बन जाने पर बंगाल, हमारे प्रोफेसर जी साहब कि वहां पे उससे फर्क पड़ेगा। अरे राम को मुद्दा बनाना ही क्यों है? राम को तो मंदिर में रख के मन की शांति के लिए काफी अच्छा है, लेकिन राम को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना, राम मंदिर बन भोजन जो है वो राम जी है, जो राम को काल्पनिक बताने वाले बेशर्मों की बात करते हो। बात बन गई, मंदिर बनाया हमने, खामोखा झंडा लेके कह रहा मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। अरे क्या बनाया तुमने? अपने घर से बनाया क्या पैसे लेके? 2-2 लाख रुपए तुम बांटोगे अपने घर से? राहुल गांधी अपने घर से देगा? कांग्रेस पार्टी की जमीन हड़प ली उसने, उससे देगा? देखिए मेरी बात, अभिषेक वाजपेयी जी मैं आपके पास आऊंगी। धीरज जी होल्ड सर। अभिषेक वाजपेयी जी मैं आपके पास आ रही हूँ सर। सपा के प्रवक्ता है अभिषेक वाजपेयी जी। अभिषेक जी, बीजेपी के बाद अगर मैं इधर विपक्ष के गठबंधन की बात करूं तो ज्यादातर सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आपको उत्तर प्रदेश को देख करके, अभी तक की वोटिंग, अभी तक के चरणों को देख करके क्या लगता है, कितनी उम्मीद? धन्यवाद। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में अगर आप बात करेंगी जी, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वापस से गुजरात भेजने का काम करेगी इंडिया गठबंधन, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में कहां पर, उत्तर प्रदेश में कि देश में? क्योंकि देश में तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी के समर्थन में हो रहा है सब। देखिए, उत्तर प्रदेश, मैंने अपने शब्दों में पहले भी कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रहा है। मैंने इस बात को रेखांकित किया, तो कृपया करके अगर मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा जी, बोले, उससे समय बचेगा। तो दूसरी चीज आप इस बात को समझिए कि देखिए, दोनों ही नेता बड़े नेता हैं और दोनों एक दूसरे को साथ ले करके चल रहे हैं ताकि देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जब उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में आप बात करती तो मैं तकरीबन 4 लोकसभा देख रहा था और अभी लास्ट में अम्बेडकर नगर से प्रचार कर कल ही लौटा हूँ, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां पे भी मैं गया हूँ, हर एक गांव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जनता जनार्दन को छलने का काम किया है। और उदाहरण के तौर पर अपने भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को मैं बता दूं कि अंबेडकर नगर के ही एक छोटा सा जगह पड़ती है तिवारी का पुरवा, वहां पे एक जगह, वहां पे एक नहीं कई सारे घर ऐसे हैं जहां पे ना ही शौचालय पहुंचा है और ना ही बिजली की ठीक तरीके से व्यवस्था, वहां पे बांस के सहारे आज भी बिजली दी जा रही है। दूसरी बात। नंबर तीसरी बात कि जब मैंने एक क्योंकि मैं एक स्वयं ब्राह्मण हूं, तो मैं जब उस ब्राह्मण क्षेत्र में प्रचार के लिए गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे एक बात आपसे भी पूछनी है कि पहले का दौर अच्छा था कि आज का दौर है। मैंने कहा ये तो आकलन आप कि आज 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, पहले 600 रुपए में मिलता था, तो आकलन तो हमें ये करना पड़ेगा ना
तो जनता जनार्दन जाग चुकी है। अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक दो बार चढ़ गई बहुत है। तो लेकिन आप समझ अभिषेक सकते हैं जी, कि भारतीय जनता अभिषेक पार्टी को जी, कितनी जिन सीटें उत्तर जिन प्रदेश से गांवों मिलेगी। में जिन गांवों में आप होकर के आए हैं वो उत्तर प्रदेश के ही है ना? मुझे लगता है कि आप इतनी बड़ी पत्रकार है, इतनी बड़ी एंकर है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। तिवारी का पूर्वा अगर सर आप क्रिटिक डालेंगी कर तो गूगल पे भी मिल जाएगा। क्रिटिसिज्म समझते हैं सर, वही कर रही हूँ। आप उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों से ही आए हैं ना प्रचार करके, और उत्तर प्रदेश में कुछ जहाँ तक गांवों- मैं जानती हूँ कुछ- सपा की भी सरकार रही है, तो बांस के मैं बता देता हूँ। पोल लोहे के खंभों में या फिर कंक्रीट के खंभों में वो उस समय पे क्यों नहीं चेंज हुए सर? इसका भी पहली तो बात मैं जवाब आपके देना जान- पड़ेगा। मैं मौजूदा बिल्कुल जवाब दे रहा मौजूदा हूं। समय आपके में प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। मौजूदा सुन तो समय में लीजिए, नहीं हुए अगर इनका सुनेंगी जवाब, तो उसका ज्यादा जवाब अच्छा बीजेपी रहेगा। की प्रवक्ता देंगी। आपके समय में नहीं हुए उसका भी जवाब आप दीजिए आप सर। प्रश्न करेंगे, सुनेंगे भी नहीं। अरे तो ऐसे सरकार कैसे तो चलेगा? गुंडागर्दी में लगी थी ना, बोलिए तो सर। सरकार काम कहाँ कर रही थी? मनीष जी जवाब देने अरे दीजिए। आपको मनीष अपना जी मुंह जवाब बंद दें। करके रखिए। आपको तो मैं एक समय से जानता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप बैठते हैं कि चाय और बिस्कुट लेकर के आए हैं कि नहीं आए हैं? अभिषेक जी सर, बोलिए। मुद्दे की बात कीजिए। अभिषेक जी लेकर बोलिए। के आए हैं कि नहीं आए हैं? अभिषेक जी बोले। तो शब्दों की मर्यादा को तोड़ मल करके बोले। अभिषेक जी देखिए मैं तालीम इस में लगता है, मुझे सवाल लगता पर है ऐसे अभिषेक जी व्यक्ति को बैठने से पहले ध्यान रखना चाहिए। कौन अभिषेक बात जी, करेंगे? कोऑर्डिनेटर को ध्यान चलिए, रखना अपूर्वा चाहिए। जी की जिस व्यक्ति प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बोलने के सर, एक मैनर्स मिनट। ना हो उससे क्या फायदा बात एक करने मिनट। का? जिसने 10 साल में एक बार भी अभिषेक नहीं जी बोला। मिनट रुक जाइए। अभिषेक जी, अब रुक जाइए। जवाब नहीं दिया। अब रुक जाइए। डॉक्टर अपूर्वा सिंह की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये उस नेता का समर्थन कर रहे हैं जो भी थाईलैंड चला जाएगा। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उस नेता का समर्थन कर रहे हो। अभिषेक जी समाजवादी शांत हो पार्टी की जाइए, सरकार में शांत। गुंडागर्दी के अलावा होगा क्या? मनीष जी थाईलैंड बहुत ज्यादा जाके आ चुके हैं। गुंडागर्दी भ्रष्टाचार का बार बार हुआ। थाईलैंड कर रहा है। ठीक है। अपूर्वा लगता जी है की मनीष जी प्रतिक्रिया ले थाईलैंड लेते हैं। बहुत जा चुके डॉक्टर हैं क्या? अपूर्वा बीजेपी की तो प्रवक्ता बार बार हैं, बोलिए। सपने में भी सर, थाईलैंड आ रुक रहा है। जाइए ना, उन्हें बोलने तो दीजिए। सपने में भी थाईलैंड आ रहा है। बोलिए अपूर्वा जी आप। देखिए, मैं ये कहना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से यहाँ पर ये सारे मेरे को समझ में नहीं आता। समाजवादी पार्टी ने क्या समाजवादी पार्टी ने गोमती रिवर फ्रंट क्या 97 इमेजिन, और यहाँ थोड़ी मुख्यमंत्री की निष्ठा और जब मुख्यमंत्री आवास आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी अपूर्वा जी, कारणों की वजह से। किसान प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद है, मैं इनकी हमारी प्रतिक्रिया एक बहन- बार ले लेते हैं। अभिषेक जी रुक मैं जाइए, हमारी आपके बहन का पास आ जवाब रहे दे हैं। दूं, क्योंकि उनकी शोभाएं बात मत- जो मेरे समझ में आई है, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। हमें समझ नहीं आई, आपको समझ आ गई है। मैं बिल्कुल समझ में आ रही है। दो चुनावों से अपूर्वा जी रुक मैंडेट जाइए। अपूर्वा जी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। अपूर्वा जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। टीम से मैं कहूंगी कि एक बार आपका फोन डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करें। क्या हालात है वो आप देखिए। आज यूपी के अंदर ससुराल यूपी में मैं महिलाओं का अपूर्वा जी बच्चियों आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, रुक जाइए। उनके पाल के रखे थे समाजवादी अभिषेक जी को जा रही है आवाज। अभिषेक जी को जा बात रही के है ऊपर आवाज। अभिषेक जी क्या काउंटर नहीं लग रहा है। बोलिए मैं हमारी- काउंटर है। मैं हमारी बहन को याद दिला दूं कि जितने भी फीते काटे जा रहे हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के काम के बारे में ही काटे जा रहे हैं, और उन्होंने ही जो काम किए थे उसी के लिए आप काम कर रही हैं। नंबर 1, एक्सप्रेसवे को अगर आप लेंगे तो आप आगरा एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आप देख लीजिए, आपको आकलन पता चल जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, जिस डायल 100 की बात आप करती हैं, तो डायल 100 किसने दिया था, और आज उसकी गाड़ियों से पेट्रोल जो चुराने का काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नंबर तीसरा, जो एम्बुलेंस सेवा थी, एम्बुलेंस सेवा जो पहले चलाई गई थी, अभी 1 महीने पहले बाकायदा यूएस से एक महिला आई थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसको बचाने का काम एम्बुलेंस सेवा ने किया था, और उसने कहा था कि मेरी ब्लेसिंग। ठीक है, चलिए चर्चा को जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक देना होगा। ये आपके जनता आपको वोट डालने को तैयार नहीं है। जो सोच जनता मेरे आपको संदेश आप चुनाव ले रहे हैं, को जिताने को तैयार कहीं नहीं मत है। जाइएगा। और काम सारे इनके हो में रहे हैं। 8 वोट डाले। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 5वें चरण के लिए मतदान जारी है और सुबह 11 बजे तक 23.66% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 15.35% वोटिंग हुई है और सबसे कम महाराष्ट्र में 15.2
9.3% मतदान हुआ है। तो ताजा आंकड़े आपको बता रहे 11 बजे तक के आंकड़े, जिसमें सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत पश्चिम बंगाल का रहा है। सुबह 11 बजे तक के आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर आप सामने देख सकते हैं। 23.66% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है, जबकि महाराष्ट्र बहुत स्लो है। पिछली बार भी मोनिका महाराष्ट्र में वोटिंग बहुत कम दर्ज की गई थी और इस चरण में भी महाराष्ट्र उदासीन है। तो जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग, और देखिए आंकड़े आ गए हैं। 32.7% वोटिंग बताई जा रही है पश्चिम बंगाल में। सबसे कम महाराष्ट्र में 15.93% मतदान दर्ज किया गया है। 11 बजे तक के आंकड़े तकरीबन 11:40 अभी हो रहे हैं। और देखिए आज 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग हो रही है। 49 सीटों पर, सबसे कम सीटों पर आज मतदान हो रहा है। Mumbai voting turnout has been low historically. What would you say to voters to come out today and vote? देखिए शांत मुंबई इस देश की इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल। सो आई थिंक हमारी जिम्मेदारी है, मुंबई की हर मुंबईकर की जिम्मेदारी है कि आज निकल कर बाकी के देश को रास्ता दिखाएं। जिन चीज़ों से हम नाखुश रहे हैं इतने सालों से, उन चीज़ों को बदलने का मौका यही है। मैं सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि आइए वोट कीजिए। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपका काम किया है, उनके लिए वोट दीजिए। और जिनसे आप निराश है, उनको ये बताने का, उनसे अपने हक लेने का यही मौका है। सो प्लीज़ शो अप। ये आपका देश की तरफ, अपने देश की तरफ, हमारे इंडिया की तरफ फ़र्ज़ बनता है। India needs you, Mumbai needs you. Please wake up. Please come and vote. Jai Hind. As a Mumbaikar, Vishal, what would be the issues for you on which you would be voting? Okay, so we have to understand that we are currently voting for the central government, right? So these are not Mumbaikar issues. आपके गटर का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन देश के जो बड़े प्रॉब्लम है, जो लेजिस्लेशन के प्रॉब्लम है, जो बड़े स्तर पे जो चीज़ों में आप सुधार चाहते हैं, that's what this election is addressing. One thing, if I had to ask you, जी. to sing a song to ask Mumbai voters to come out, what would that be? If you could sing just 2 lines for us. There are, I mean, you can sing a lot of देशभक्ति songs. What comes to Nothing comes to mind. मतलब ऐसा कुछ आ नहीं रहा है माइंड में, लेकिन for whatever it's worth, I just want to say there are lots of देशभक्ति के जो गाने आपको सुनने, जो आपको पसंद है, सुनिए जोर जोर से, दिल में वो जगाइए देशभक्ति और आइए वोट करने। Thank you so much. Thank you. जय हिंद। Sir, can I have a picture with you? Sure. बदली अयोध्या बदली, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है, बंसी बजने वाली। जय श्री राम और भारत माता की जय। योगी नीरज मिश्रा ने मनोज पांडे से बातचीत की है, जो कि पहले सपा के थे, अब फिलहाल बीजेपी के हैं। रायबरेली में है। रायबरेली सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन परिदृश्य उस दिन से बदला जिस दिन मनोज पांडे समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। काफ़ी इसके बाद हलचल बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं रायबरेली में भी फाइट पे आ गई, क्योंकि जो पिछली बार 14 सीटों पर जिस पे अभी वोटिंग हो रही है, उसमें सिर्फ रायबरेली हारी थी भारतीय जनता पार्टी, बाकी 13 सीटों पे उसे जीत मिली थी। लेकिन मनोज पांडे के आने के बाद यहाँ का क्या परिदृश्य है, काफ़ी बदला हुआ दिख रहा है। सर, आप आए भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद परिदृश्य में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? लोगों से आप मिल रहे हैं, इसके पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब भाजपा के लिए आप वोट की अपील कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र की सीमाओं के लिए कर रहे हैं। भगवान प्रभु राम के भव्य मंदिर को बनाने का काम किसने किया? कोविड में से लेकर आज तक अपने परिवार के 80 करोड़ लोगों के लिए खाने की व्यवस्था किसने किया? और अगर हम देखें, जो देश जूझ रहा था छत्तीसगढ़ और झारखंड के निक्सलाइट से,
जो देश जूझ रहा था पंजाब के आतंकवाद से, जो देश जूझ रहा था कश्मीर की घाटियों में रोज सनातन के बहने वाले खून से, आखिर उसे मुक्ति किसने दिलाई? उससे मुक्ति दिलाई भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने। उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था के नाम पर अगर भारत में उत्तर प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ लोगों को गर्व है तो वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के है। सोनिया गांधी कह रही है हमारी पारिवारिक सीट है, प्रियंका गांधी लगातार मेहनत कर रही है यहाँ पे, राहुल गांधी रहे, उसके अलावा अखिलेश यादव। लोकतंत्र में कुछ पारिवारिक नहीं होता। राजा के पेट, रानी के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति ही राजकुमार कहा जाता था राज्य तंत्र में। लोकतंत्र में जनता का चुना हुआ व्यक्ति ही जो है वो पारिवारिक होता है। और राजनीति में इस शब्द को मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसका इस्तेमाल करना बंद करिए। राजनीति रायबरेली जीत रहे हैं, पूरा देश जीत रहे हैं आप। अब आपने ही अभी कहा अपने शब्दों में, आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ कि 79 सीटें आप जीत रहे हैं। एक सीट पर अखिलेश यादव जी कयास लगाए हुए हैं और ठीक है, एक सीट वो कौन सी है वो अखिलेश जी को बताना चाहिए कि एक सीट हम कौन सी जीत रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मनोज पांडे जी, जिनका साफ कहना है कि इस बार 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा और रायबरेली में भी इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, रायबरेली। को आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के बागी नेता नहीं এটা আমার চলো চলো আগে চলো দেবো আগে বাইরে চলো আগে ভোটার আগে চলো চলো আগে চলো আগে চলো আগে পয়সা পয়সা করে গেল আপনাকে বার করে দিলে আপনি কিছু বলবেন? কি বলবো? বলার কি আছে? গাজুয়ারি হচ্ছে তো এটা তো গাজুয়ারি গাজুয়ারি বসে আছেন আপনি একটু রিলে বার আপনি একটু রিলে বার আপনি কে কাট দেখা রিলি মানে কাট দেখা রিলি মানে কাটটা দেখা কোনো কাট দেয়নি এখন হ্যাঁ রিলি মানে কাট দেয়নি এখন কেন দেয়নি সকাল 6টা থেকে ভোট হচ্ছে রিলি মানে কাট দেয়নি দেয়নি এখন জিজ্ঞাসা করুন তাহলে আপনি বেরিয়ে যান আপনি যেমন রিলি মানে বেরিয়ে যান এর পুরো নাম কি এর পুরো নাম কি আজ দিন কাটটা আছে রেখে নিন বলে যাতে দাবি করা হচ্ছে ইতিমধ্যে আমাদের দিদি পালিয়ে গেলেন কাটা তো আর দেখাতে পারেন নিজের হাত ধাক্কা দিবেন করে দেবেন চলুন দেখতে পাচ্ছ আমার ভাই চট্টোপাধ্যায় তিনি কি চলুন এই কোথায় যাব বাইরে বাইরে বাইরেই তো আছি বাইরে কোথায় বাইরে সিআরপিএফ কে ডাক সিআরপিএফ দেখা যাচ্ছে যে 84 নম্বর বুথ হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে ধুলেখালি সেখানে কি तो मौजूदा तस्वीरें आप पश्चिम बंगाल की देख रही हैं और साथ में आपको देख पाएंगे कि किस तरीके से लॉकेट चैटर्जी टीएमसी के कार्यकर्ता के साथ में बहस। सब लोग आएंगे। राजनीति और बॉलीवुड दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रेस से ज्यादा राजनीति कोई सामने नहीं चल रही है। धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी को आप देख रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपना। हमारे साथ राजेंद्र यादव जी मौजूद है। राजेंद्र, आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है आपके मुताबिक? उत्तर प्रदेश में मैं पूरे देश की इसमें बात करना चाहूँगा क्योंकि लोकसभा चुनाव है, पूरे देश में प्रभावित होता है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं चुनाव को कि सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष में जो है जो इन्होंने गठबंधन बनाया है उस गठबंधन में भी तालमेल की कोई बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा खामियां हैं, जिसकी वजह से जो आम जन है जो एक तरीके से चाह रहा था कि हाँ बदलाव होना चाहिए, वो अपना डेमोक्रेसी का उसको मनाने का मौका मिला है और जहाँ हमारे अधिकार भी हैं वहाँ हमारे कर्तव्य भी हैं। मगर आज का जो ये तिलक है वो इस तिलक से बड़ा होता है क्योंकि आज डेमोक्रेसी, आज प्रजातंत्र का महोत्सव है और आज हमें बाहर आकर अपने घरों से निकलकर वोट करना चाहिए ताकि आगे 5 साल तक हमें किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह की व्यवस्था चाहिए, उसका हम फ़ायदा उठा सकें। अगर आप आज बाहर नहीं आते हैं और आज अपना वोट नहीं करते हैं फिर आपको कोई अधिकार नहीं है 5 साल तक किसी भी किस्म की शिकायत करने का, चाहे वो व्यवस्था से हो चाहे वो पॉलिटिशियन से हो, क्योंकि आपने अपना अधिकार खोया है अगर आपने वोट नहीं किया। सर, आज एक ऐसे चरण का मतदान है जहां आप वोट कर रहे हैं,
उस जगह ऐसा है বলো বলো তোমার ভিডিও, তোমার নাম বলো। আমার নাম কেন বলবো? বলো নাম বলো। কেন? ভোটার আইডি কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। ওয়াই কি বাংলায় কথা বলো। ভোটার আইডি কার্ড দেখাও, ভোটার আইডি কার্ড দেখাও, ভোটার আইডি কার্ড দেখাও, ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। ভোটার আইডি কার্ড আনছি, দাঁড়ান দেখান এখানে, দাঁড়ান আনছি। নিয়ে আসুন, নিয়ে আসুন, নিয়ে আসুন। এই যে পুলিশটা কোথায় গেল? পুলিশ থাকবে কেন এখানে? বাইরে যান, বেঙ্গল পুলিশ। तो चलिए मेहमानों का रुख करेंगे। राजेंद्र जी जुड़े हुए हमारे साथ में। राजेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लॉकेट चैटर्जी और एक टीएमसी कार्यकर्ता जिनको बताया जा रहा है उनके बीच बहस का सिनेरियो लगातार जारी। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं और अब मौजूदा समय में जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज आ रहा है इन दोनों को लेकर बताइए। जब वोटिंग का माहौल होता है तो इस तरह की गर्मा गर्मी जो है आम देखने को मिलती है। कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह होता है और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ये अपने आप को दर्शाना चाहते हैं कि हाँ हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ है। दूसरा पक्ष वाला ये चाहता है कि हम अपने लोग अपने दल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट हम कराएं। तो उस तरीके का ये गर्मा गर्मी देखने को ये आम बात है। इसमें कोई ऐसी अन्यथा वाली बात नहीं है। कैंडिडेट चाहता है कि भाई जब मैं किसी भी बूथ पे जाऊं जो उसके कार्यकर्ता हैं इस तरीके से बात करूं तो उसके जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल मोटिवेट हों, वो ये रहें कि तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तुम्हारा जो कैंडिडेट है वो खड़ा हुआ है। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि मैं जहाँ पर अपनी बात मैंने रोकी थी जी मैं तालमेल की जी विपक्ष में जो है विपक्ष में तालमेल की बहुत सारी कमी है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में जहाँ भी जिन लोगों के साथ गठबंधन इन लोगों ने किया है इन लोगों ने मिलकर कोई भी अपना मैनिफेस्टो जो है वो तैयार नहीं किया है। इनके मैनिफेस्टो में सब में भिन्नता है। सब में कोई कुछ चीज़ देने के लिए फ्री में कह रहा है, कोई कुछ चीज़ देने के लिए कर रहा है। तो आम जन भी जो है इसमें दुविधा में फंसा हुआ है कि भाई जब ये लोग मिलकर जो सरकार बनाएंगे तो किस मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुविधा का विषय है। का इशू बार-बार आता है। जी राजेंद्र यादव जी मुझे था कि किसान नेता है और मुझे आज पता चला कि डॉक्टर भी है। वो भी दिल की बात समझते हैं कि क्या उनके आपस में तालमेल नहीं है और ये बिना देखे दूर से बिना आला लगाए ही पहुंच जाते हैं कि तालमेल नहीं है। देखिए मैं तालमेल क्या आप क्या किस तालमेल की बात है? नहीं मैं बता देता हूँ। आप मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिएगा। तो बीजेपी जो अब बात सुनोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? अब ये बताओ। जी आप बात पहले सुन तो लीजिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। नहीं मेरी बात सुनिएगा कि आज जो है आज का जो दौर चल रहा है उसमें सब लोग किसान नेता की तरफ देखते हैं कि सब किसान नेता जो है नहीं बात करें ना कि क्या आपको सरकार ने मैं बता रहा हूँ इस पे बात कीजिए ना। अब मैं वही बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। अब किसान नेता की जिम्मेवारी ये तो है नहीं। दर्शकों को तस्वीरें दिखा दे। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। देखिए बड़ा दिन है राहुल गांधी के लिए आज, चूंकि रायबरेली में चुनाव है। रायबरेली से चुनावी मैदान में है राहुल गांधी और देखिए बहुत कशमकश के बाद ये फैसला लिया गया कि रायबरेली से चुनावी मैदान में है। फिलहाल रायबरेली में राहुल गांधी पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, ईश्वर का नाम लेते हुए। तो देखिए जब फैसला या यूं कहें कि मुकाबला नेक टू नेक हो जाए तो कुछ आसरा भगवान का भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। तो राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं भगवान की दहलीज पर, अरदास लगा रहे हैं।
और चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार।